हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज टाइम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि टॉक शोज के ऊपर हम पूरे भारत से और विदेशों से भी मेहमानों को आमंत्रित करते हैं, विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर डोमेन एक्सपर्ट्स आते हैं और कुछ ऐसे लोग भी जो पत्रकार हैं, एडिटर्स हैं, जो विभिन्न विषयों के ऊपर अपनी राय रखते हैं। आज जो विद्वान हमारे साथ हैं वो है श्री नयन पारिक जी। नयन पारिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नयन पारिक जी गुजरात से हैं। उनका मैं एक छोटा सा परिचय आपको दे देता हूं कि ये वैसे तो बहुत ही इलस्ट्रियस पर्सनैलिटी हैं, ऑथर हैं, ऑडिटर हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, गुजराती न्यूज़पेपर के अंदर सक्सेस कॉलम लिखते हैं, टेडेक्स स्पीच है उनकी, बी बोथ रिच एंड स्पिरिचुअल। इसके अलावा अपनी ही कंपनी के सीईओ भी हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पर बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, इसमें कर्नावती यूनिवर्सिटी भी है, बापू गुजरात नॉलेज भी है। नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी बांग्लादेश से भी ये जुड़े हुए हैं, उनके भी ये विजिटिंग फैकल्टी हैं। इसके साथ ही बहुत सारी भारत सरकार की और प्रदेशों की जो एक कमेटीज कह सकते हैं, उसको एडवाइजर के तौर पे जुड़े हैं, जहां पर आप रोड्स एंड वाटर की एडवाइजरी हो गई मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई, या फिर बहुत सारी जो कमेटीज हैं, CII या GCCI और बहुत सारी ट्रेड बॉडीज हैं। हमारा सौभाग्य है कि इनके जैसा विद्वान आज हमारे साथ है। एक बार फिर से आपका स्वागत है सर। नयन जी अर्थव्यवस्था को जितनी बेहतर ढंग से पहचानते हैं, जानते हैं, उसके बारे में जो उनकी गहन रुचि भी है और ज्ञान भी है, उसके बारे में मैं क्या कहूं, बल्कि छोटा मुंह बड़ी बात है, सूरज को दीपक दिखाने वाली बात हो जाती है। नयन जी, भारत की अर्थव्यवस्था ये जैसे भंवर में कश्ती डूबती तैरती चलती है, ये पिछले कुछ वर्षों से लगा तो था कि यात्रा कुछ अच्छी हो जाएगी, और कई बार तो लगा कि जैसे एक सी प्लेन होता है अब टेक ऑफ कर जाएगा। लेकिन सर ये पिछले 4-5 साल से कुछ टेक ऑफ ही नहीं कर रहा है। ये बातें वही की वही हो रही हैं। या इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ग्लास आधा भरा हुआ है, कुछ कहते हैं ग्लास आधा खाली है। जो आज के हालात है अर्थव्यवस्था के, उसके ऊपर आपकी पहली टिप्पणी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे। और पहले तो धन्यवाद दिनेश जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए। जब भी सुनता हूँ आपको बहुत अच्छा लगता है। यू हैव अ फ्री फ्लोइंग वे ऑफ कम्युनिकेशन, और हिंदी भाषा पे आपका एक प्रभुत्व है, तो आपसे बात करना हमेशा मुझे अच्छा लगता है। एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू यू। भारतीय अर्थव्यवस्था में जैसे पिछले 5 साल देखे तो मेरे ख्याल से कुछ एक विन्स है, कुछ एक लूजेज है। जैसे आपने कहा वो ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, और वो दोनों हम लोग देख लेंगे। कोशिश करते हैं कि आपसे जो 30-40 मिनट बात हो उसमें कितना भरा हुआ है और कितना बाकी का कैसे भर सकता है, उसके बारे में थोड़ा बात करने का आपसे मौका मिलेगा। और आप भी इसमें कहीं एक्सपर्ट है, मुझे पता है कि आपकी इन डेप्थ नॉलेज है, आप ऑब्जर्वर हैं, आप देखते हैं, लिखते हैं, तो आपसे बात करके हम लोग कुछ बैठ के सोचते हैं कि इसमें क्या किया जाए। मुझे लग रहा है कि कुछ एक एरियाज में हमने काम किया है, पर कुछ एक एरियाज में जो हम काम नहीं कर पाए हैं, और जो मुझे लग रहा है कि हमारे लिए चैलेंजेस है, जो हमारी GDP को, हमारी प्रगति को रोके हुए हैं। वैसे 2-1 मुद्दे पहले मैं लेना चाहूंगा आपसे, और फिर जैसे आगे वार्तालाप चले हम लोग विल कवर अदर टॉपिक्स। मुझे एक लग रहा है कि एक चीज हम लोग जो नहीं कर पा रहे हैं और जो हमको करने की जरूरत है, वो हमारे यहाँ जो जमीन और लैंड एक्विजिशन के मुद्दे हैं, वो मुझे लग रहा है कि वो सबसे ज्यादा पेचीदा हमारे यहाँ मामला है। जमीन लेना आज एक बहुत मुश्किल काम हो गया है, तो इसीलिए कोई भी इंडस्ट्री को यदि कोई जमीन लेनी है तो बहुत दिक्कत है। दूसरा, जमीन के बारे में हमारे जो ब्लैक मनी जनरेट होते हैं, मेरे ख्याल से उसका एक मूल कारण जो है वो जमीन का है, क्योंकि जमीन में जो एक गवर्नमेंट के रेट होते हैं, जो गुजरात में जंतरी रेट बोलते हैं, बाकी की जगह पे कोई सरकारी बेंचमार्क रेट बोलते हैं, और जो एक मार्केट रेट है, उसमें हमेशा एक गैप नजर आया। तो इसीलिए यदि हमने नोटबंदी की, हमने बाकी की चीजें की, पर हम जो उसका रूट कॉज है उस पे जब तक काम नहीं करेंगे
तब तक मेरे ख्याल से ये ब्लैक मनी जनरेट होता रहेगा और हमारे लैंड एक्विजिशन के इश्यूज जो है वो हमारी इंडस्ट्री को परेशान करते रहेंगे। तो लैंड का मुझे लग रहा है कि हम लोगों को एक उसका जो गवर्नमेंट वैल्यूएशन है उसको मार्केट वैल्यूएशन के बराबर लाना पड़ेगा, वरना सबका जो ब्लैक मनी है वो जनरेट भी वहां होता है, वो डिप्लॉय भी वहां होता है, वो हमारे लैंड एक्विजिशन को एक पेचीदा भी करता है। और बाहर के जो हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की बात करें, तो वो सब से मैं जब बात करता हूँ और मैं गुजरात सरकार की ओर से उनका जो प्रोग्राम है उसमें बाहर लोगों को यहाँ बुलाने के लिए गया हुआ हूँ, वाइब्रेंट गुजरात के ओकेजन पे गया हुआ हूँ, तो एक जो मुद्दा उभरता है वो ये है कि आपके लैंड एक्विजिशन जो प्रक्रिया है और उसमें जो एक ब्लैक मनी का एक जो रोल है उसको कैसे आप एलिमिनेट करें और जमीन जो लेने की प्रक्रिया है इसको कैसे सरल करें। तो मुझे लग रहा है कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने ज्यादा इस पे काम नहीं किया है और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। दूसरा मुझे लग रहा है कि हमारे जो लेबर लॉज है दिनेश जी, वो एक बहुत ही हमारे पेचीदे रहे हैं, तो हम लोगों ने जितना उसको बनाने की कोशिश की है सिंपल, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज जो है उनको दिक्कत है, क्योंकि एक बार आपने लेबर ले लिया तो फिर आपको यदि एक्सपोर्ट ऑर्डर आपने एग्जीक्यूट कर दिया और यदि आपको इनको छुटा करना हो, आपको उनको बोलना है कि भाई बस अब काम हो गया और आप जा सकते हैं, वो पॉलिसी नहीं है। तो इसीलिए यदि आप फायर नहीं कर सकते तो आप हायर करने के लिए भी झिझकते हैं, और आपके जो एक्सपोर्ट है और वो जो टाइम पे हमको डिलीवर करना होता है वो हम नहीं कर पाते। तो जैसे चाइना में एक बार कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर आ रहा है और यदि उसके लिए कोई कंपनी बीड कर रही है तो उसके साथ वहाँ का मेयर, वहाँ के बैंक, वहाँ के सरकारी अधिकारी सब मिलके बैठते हैं कि हमारा ये जॉइंट टास्क है कि हम लोग ये ऑर्डर कैसे लें, और उसके लिए आपको जैसे सरकार से क्या चाहिए। ही कैन से दैट मुझे इलेक्ट्रिसिटी ये भाव पे चाहिए, मुझे लेबर लॉज में ये तकलीफ है, मुझे बाकी के बैंक के ये फाइनेंस चाहिए, वो सब मिलके उनको अवेलेबल करके दे आर एबल टू बिड फॉर द बेस्ट प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड एंड दे आर एबल टू कोट अ रेट एट विच नोबडी एल्स कैन कम्पीट। हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो सोलली इस पे काम करती है, उनको लेबर की दिक्कत है कि ले लूंगा तो फिर उनको मैं फायर नहीं कर पाऊंगा, तो वो जद्दोजहद करते 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 वो लोग एक तो कोट करने में सहम जाते हैं और अच्छा कोट नहीं कर पाते, और यदि ऑर्डर आ भी गया खुदा न खास्ता तो फिर वो उसको एग्जीक्यूट करने में जो जद्दोजहद फेस करते हैं उसके कारण न एग्जीक्यूट करने से जो एक नेगेटिव साइकिल शुरू होता है कि भाई इंडिया में से आप कोई ऑर्डर करो तो आपको टाइम पे नहीं मिलेगा, क्वालिटी नहीं मिलेगी, दाम थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये सब चीजों से हमको निकलने की बहुत जरूरत है। तो मुझे लग रहा है कि ये दो चीजों पे हमारा ग्लास आधा खाली, हम लोगों को काफी काम करने की जरूरत है। और तीसरा उसके जो रिलेटेड है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को ट्रांसपोर्ट के बारे में एडवाइस कर रहा था और सड़कों के बारे में, तो हमारी सड़कें बहुत इनएफिशिएंट है। हमारे यहाँ एक ट्रक जो चाइना में एक दिन में 500-600 किलोमीटर कवर कर सकता है, हमारे यहाँ आधा कर सकता है। हमारे यहाँ रोड पे एक्सीडेंट्स इतने होते हैं, हम लोग जितने लोग हमारे इंडियंस बॉर्डर पे नहीं गवाते हैं उससे ज्यादा हर रोज हमारी बॉर्डर पे नहीं पर सड़कों पे मरते हैं लोग। ये चीज हम लोगों को जैसे जल्द से जल्द ठीक करनी पड़ेगी। अब ज्यादा सड़कें बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हम लोगों को अपने में सुधार लाने की जरूरत है कि हम लोग सड़क को कैसे प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें। हमारे पास सड़कें अच्छी है, चौड़ी है, सड़कें स्मूथ है, ऊपर से गुजरात में हमारी स्मूथ सड़कें हैं, हमारे यहाँ एक्सीडेंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्मूथ सड़क बिना कोई नियम के यदि आप इस्तेमाल करते हो तो ये तो मौत का सामान बन जाती है, क्योंकि आप सड़कें ऐसे यूज करते हो जैसे आप अपने बगीचे में निकले हो घूमने, तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। मेरे ख्याल से ये जो सॉफ्ट स्किल पे काम करने की जरूरत है। तो अब हमको देखना है कि कितने किलोमीटर सड़कें पर डे हुई वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने हमारे लोग कम मरे हैं सड़क पे हर रोज, वो देखने की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है ये 2-3 मुद्दे पे हमको काम करने की जरूरत है। वो जब भी देखता हूँ मेरे दिल पे बहुत मतलब एक चोट लगती है, और ये आपके साथ शेयर करने का ये मौका है तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां, 3 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए आपने। एक था लेबर कोड का, एक था ब्लैक मनी का, और तीसरा मुद्दा लेबर कोड मैंने इसलिए जोड़ दिया, भारत सरकार उसके लिए कोशिश कर रही है। और तीसरा मुद्दा ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड वगैरह का उसको बेहतर बना के सुरक्षा की दृष्टि से आम व्यक्ति के लिए बेहतर बनाना ये जरूरी है। अभी आज की खबर थी
फेमस इकोनॉमिस्ट क्रुगमैन साहब जो थे अशोका यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक लेक्चर दिया, शायद वहां पे अरविंद सुब्रमण्यम जी भी थे, और उनका एक दो वाक्य पढ़कर मुझे थोड़ा सा, मैंने सोचा कि आपके साथ, हालांकि आपने भी पढ़ा होगा, मैं शेयर करने का मन किया, और उसमें सोचा कि आपकी टिप्पणी लूं, आप भी एक अर्थशास्त्री हैं। वो उन्होंने कहा कि भारत को चाइना के साथ compete करने की नहीं सोचनी चाहिए, खासतौर से मर्चेंडाइज गुड्स के अंदर। एक महत्वपूर्ण तथ्य रखा। उन्होंने कहा कि अगर आप सपोज करो लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो फिर आपके पड़ोसी और वियतनाम बैठे हैं, क्योंकि वो कम कीमत पे आपको हर चीज प्रोवाइड करवा सकते हैं। दूसरी बात, आप जिस एफिशिएंसी के साथ चाइना चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है, आप फिलहाल इंडिया में उसको नहीं कर पाएंगे, तो आपका सामान कोई नहीं खरीदेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है इस मामले में। मैं भी सही सहमत उनकी बात से। उन्होंने कहा आपके सर्विसेज बहुत स्ट्रांग है, आपको वहां पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, लेकिन आप वहां कॉन्सेंट्रेट ना करके कहीं और जा रहे हैं। ये बातें इंपॉर्टेंट थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमारी खासतौर से, और एक वाक्य जो मुझे शायद छू गया, जो मैंने भी पहले एक डिबेट में कहा था जीएसटीवी की, वो ये था कि इंडिया कहीं ना कहीं न्यू एज की जो इंडस्ट्री है उसमें पिछड़ता जा रहा है, चाहे वो सेमीकंडक्टर चिप्स हो, चाहे वो रेयर अर्थ हो, चाहे इसी किस्म की दो तीन और ऐसी आइटम्स हैं जहां पे हिंदुस्तान बात भी नहीं कर रहा है आगे जाने की, तो बात छोड़ दो। हालांकि मेरी सूचना के अनुसार क्वाड के अंदर रेयर अर्थ की बात हुई है, जो जनता को बताई नहीं गई है, उसके बैकडोर, क्योंकि उसी के बेस पे जापान को चाइना झुका चुका है। आज 90% नहीं 60% की मार्केट है, लेकिन वो 60% इतनी स्ट्रांग है कि पूरी दुनिया रेयर अर्थ में उसके सामने झुकती है। ना सबमरीन चल सकती है, ना एयरक्राफ्ट चल सकता है, ना कार चल सकती है, ना स्कूटर चल सकता है, ना ही आपका मोबाइल और लैपटॉप चल सकते हैं, ना गैजेट चल सकते हैं। रेयर अर्थ वो चीज है, उसके बिना सारे के सारे हैंडीकैप्ड हैं। बात फिर न्यू एज की टेक्नोलॉजी की आती है, जिसके बारे में क्रुगमैन ने भी बात किया। कहीं ना कहीं हम रिसर्च में या अनुसंधान में, शोध में हम पिछड़ते जा रहे हैं। अगर हम उसके अंदर एक ऐसी चीज प्रोड्यूस नहीं करते हैं नयन जी, जिसको कहा जाए कि गुणवत्ता, जहां पे आप उन चीजों को इंडस्ट्रियल चीजों के अंदर चेंज कर सके। अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें बताया था कि इंडिया करीब 24-25 हजार पीएचडी पैरा करता है इंजीनियरिंग में और साइंस में, अमेरिका 41,000 है, चाइना 34,000 है, बट दे कैन कन्वर्ट देयर रिसर्च इनटू द टेंजिबल प्रोडक्ट्स। वेयरएज अभी मैं क्या कहूं, हमारी गुणवत्ता रिसर्च की कैसी है, आपसे बेहतर कौन जानता है। हम न्यू एज के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? हमारे यहाँ सोच ही नहीं है इस बात की, ऐसा क्यों है सर? सब देखिए, ऐसा है कि हम लोग एक जो है वो जद्दोजहद की मेंटालिटी में रहे हैं। तो हम लोग रिसर्च क्या काम है, वो एक शांति से बैठ के करने वाला काम, दूसरा पेशेंस वाला काम, तीसरा फेलियर को पचाने वाला काम। क्योंकि रिसर्च में ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार किया और ठीक हो गया। और आपने तो अभी पीएचडी की बात की, मैं उससे आपके साथ और बात शेयर करना चाहता हूँ कि पेटेंट्स, जो कि एक नॉलेज का स्रोत है, नॉलेज का एक परिणाम है, पेटेंट में तो हम इतने पिछड़े हुए हैं। पीएचडी में तो फिर भी हम एक आंकड़े दे सकते हैं जो कि चाइना या उसके साथ कहीं कंपेयर भी हो सकते हैं। पेटेंट में तो हम अमेरिका और चाइना से कहीं क्या परसेंटेज है वो आप देखेंगे, आपके पास तो, आपने ये आंकड़े कभी कितनी बार जिक्र किया है, मैंने देखा हुआ है। तो हम लोग वो जो है रिसर्च वाली बात, हम लोग जो अपने जो जीडीपी के है उसमें जो रिसर्च में स्पेंड करते हैं, वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि हमारी जो मेंटालिटी है और हमारी जो स्ट्रगल है वो एक पॉवर्टी वाली स्ट्रगल है। हमारी आज भी जो ज्यादातर जनता है वो अपने हर रोज रोटी कपड़ा मकान की नीड से जूझ रही है। तो इसीलिए रिसर्च और वो थोड़ा सा हम लोग पिछड़ जाते हैं। पर उसके पहले जो आपने अरविंद सुब्रमण्यम और हमारे दूसरे मित्रों की बात की, अरविंद सुब्रमण्यम इसलिए कि वो हमारी बैच से, IIM अहमदाबाद से हम लोग साथ में पढ़ के निकले हैं, तो इसीलिए उनके प्रति ज्यादा मेरा प्रेम है। तो ये जो आपने लेबर इंटेंसिव बात कही, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हुआ ये कि SSI के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, लेबर इंटेंसिव जो छोटी छोटी इंडस्ट्री थी वो रिजर्व करी गई। और इसीलिए वो जो हमारा फ्रेम ऑफ माइंड था वो ये था कि ये सब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में बड़ी इंडस्ट्री आएगी नहीं। तो इसलिए रिलायंस जो है वो गारमेंट में नहीं आएगी,
जूते बनाने में नहीं आएगी, टेक्सटाइल में कम आएगी, क्योंकि उसमें जो है वो लेबर इंटेंसिव लोग इतने हैं कि हमारे वो लेबर हम लोग एम्प्लॉय कर पाएंगे। तो हमारा जो ग्रोथ का मॉडल है, डेवलपमेंट का मॉडल है, वो लेबर इंटेंसिव से थोड़ा बिछड़ गया, क्योंकि हम लोगों ने एसएसआई के लिए बहुत ही ज्यादातर इंडस्ट्री रिजर्व रखी। और इनफैक्ट ये हुआ कि हम लोग इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर को वो इंडस्ट्री जो कि एसएसआई के लिए रिजर्व थी उसमें एंटर नहीं करने देते थे, बिकॉज वो रिजर्व सेक्टर था। और बाहर से वो जो इंपोर्ट है वो आने लगा, क्योंकि अमेरिका ने हमारे सामने डब्ल्यूटीओ वगैरह में केस किया और उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो हुआ ये कि बाहर से इंडस्ट्री जो है, ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, वो हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्री से कॉम्पीट करने लगी। हमारी जो एसएमई इंडस्ट्रीज है वो ऐसी चीजें बनाती है जो कि बाहर के अच्छे एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल प्लेयर यहाँ इंपोर्ट करके हमारे यहाँ बेचने लगे। और हमारे यहाँ जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उनका फ्रेम ऑफ माइंड रहा ही नहीं कि हमको ये चीजों में पढ़ना है। तो इसीलिए टेक्सटाइल में, एंड मैं भारत सरकार की टेक्सटाइल कमेटी में चेयरमैन रहा था, तो हम लोगों को हमेशा लगता था कि ये बांग्लादेश जैसा छोटा देश इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है गारमेंट सेक्टर में, जबकि हम जो है वो उसमें इतना काम क्यों नहीं कर पाते। हमारे पास कॉटन है, हमारे पास बाकी का टेक्सटाइल की एक जो है वो हमारी एक हेरिटेज है, हम लोग टेक्सटाइल को जानते हैं। और फिर भी जो है वो हम लोगों ने टेक्सटाइल में बांग्लादेश से बड़ी मात खाई हुई है। और ये मैं देख रहा हूँ कि इसके लिए जो हमें फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए, हम लोगों को जो एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, हम लोगों को जो ये चाहिए कि बड़ी इंडस्ट्री जैसे जो कि नोन नेम है, अदानी या अंबानी कभी गारमेंट सेक्टर में नहीं जाएंगे छोटी छोटी इंडस्ट्री में, क्योंकि वो समझते हैं कि वो उनके लायक नहीं है, वो तो एसएसआई सेक्टर के लिए रिजर्व है। तो रिजर्वेशन निकल गया और लास्ट 20 आइटम तो रिजर्वेशन में से पिछले 5 साल में निकली है। तो अभी तक हमारे मन में इट इज वायर्ड इन अवर माइंड कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री तो छोटे छोटे लोग करेंगे, बड़े लोग नहीं कर पाएंगे। और बड़े लोग नहीं कर पाएंगे तो बाहर के बड़े लोग से कम्पीट कैसे करेंगे। तो हमारा जो एक नेचुरल एडवांटेज था, क्योंकि हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में हमारे लिए एक थोड़ा सा स्कोप है, क्योंकि हमारे यहाँ एक इंसान जो हमारी पर कैपिटल जीडीपी ही कम है, तो इसीलिए हमारी सब रिक्वायरमेंट जो छोटे दामों में खत्म हो जाती है, वो जाके कहीं हमको इंटरनेशनल एज नहीं दे पाई, क्योंकि हमने ये रिजर्वेशन और एसएसआई सेक्टर के लिए ये एक रखा। उसके कारण मैं समझ रहा हूँ कि ये हो गया। दूसरा मैं समझ रहा हूँ कि हमारे यहाँ आज भी 50% हमारा जो लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, और वो सब जो है वो पार्टली एम्प्लॉयड है। मतलब बेटा है तो वो बाप के साथ खेत में जाएगा, पर उसका कोई प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। और यही चीज साउथ कोरिया, ताइवान और चाइना ने जब 1960-70 के आसपास करी, तब उनकी भी, कोरिया की 60s में एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट 65 थी और 1995 में उन्होंने वो लाके 25% रखी। और हम लोग आज भी वो नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने धीरे 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 जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड लोग थे उनको सर्विसेज में ले गए, उनको इंडस्ट्री में ले गए। और इंडस्ट्री में जहां एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी, तब साउथ कोरिया वाज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एंड उन्होंने एक वो करिश्मा दिखाया कि 30-40 साल में वो इतने आगे निकल गए कि उनके जो एग्रीकल्चर एम्प्लॉइज है वो 20-25% रह गए। आज भी हम लोग वो नहीं कर पा रहे। तो एक क्लियर थॉट आउट पॉलिसी कि भाई हम लोग कैसे धीरे धीरे जो हमारा लेबर का रियल एडवांटेज है, और आज हम 2030 में या 35 में वी वुड बी द लार्जेस्ट काइंड ऑफ पॉपुलेटेड कंट्री, एंड हमारी पॉपुलेशन में यंग लोग हैं जिनको हम लोग खेत में, वो अपने आप को देखना भी नहीं चाहते, और खेत में हम लोग भी वो समझते हैं कि कहीं बाहर आना चाहते हैं। दे वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। तो उनके लिए एक हम लोगों को वो हाईवे बनाना पड़ेगा जो कि एग्रीकल्चर से उनको ले आए और कोई ऐसी जगह पे ले आए जहां की वो इंटरनेशनली कॉम्पिटिंग सर्विसेज या इंडस्ट्री में आए, एंड दे फाइंड इट वर्थवाइल जॉब्स, जो कि उनको खेत खलियान में कम मिलता है, उनको वहां पार्शियल एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनको फादर के साथ जाना पड़ता है, पर वो एक्चुअली उनके लिए कोई एक मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करता है। एक्चुअली इट इज ओनली पार्ट एम्प्लॉयड पीपल। सो ये सब हम लोगों को साथ साथ में करके हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, और मुझे लग रहा है कि ये समस्याओं के साथ एक मेन हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, क्योंकि जब आपके पास इतना युवा धन होता है तो इट इज इधर डेमोग्राफिक डिविडेंड और इट बिकम्स अ डेमोग्राफिक डिजास्टर। कि यदि जो इतना हमारा धन है युवाओं का, उनको यदि हम स्किल नहीं देंगे, उनको हम यदि जॉब नहीं देंगे, तो वो कहाँ जाएंगे।
तो जो आपकी वो स्ट्रेंथ है वो आपकी बड़ी वीकनेस बन सकती है, जो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो एक बड़ी थ्रेट बन सकती है। वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, वी हैव टू फाइंड देम मीनिंगफुल जॉब्स, वी विल हैव टू स्किल देम इन अ मैनर सो दैट इंडस्ट्री जब भी एम्प्लॉय करना चाहे तो पाए कि उनको, मैं यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़ा हुआ, मुझे पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी से जो लड़के निकलते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की कितनी दिक्कत होती है। और साथ में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में मैं ज्वाइन हुआ हूँ, इन द कमिटीज आई नो कि इंडस्ट्री को एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि आके काम कर सके, प्रोडक्शन में मदद कर सके, ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये जो एक मिसमैच है, इंडस्ट्री को लोग चाहिए और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और उनके बीच का जो गैप है वो हम लोगों को कहीं ना कहीं जल्दी से हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पर एक समस्या आती है नयन जी, समस्या ये आती है कि दो मुद्दे ऐसे हैं, एक महंगाई का और एक अनएम्प्लॉयमेंट का। क्योंकि मैं अभी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के जो कुछ मंच है उनको भी प्रेजेंट कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि समस्या कितनी गंभीर है। सीएमआई के भी आंकड़े रहते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली अगर वो 6% 7% की बात करें, जो भी करें, हम ये मान के चलते हैं 10 करोड़ भारतीयों के पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, और शायद इससे बड़ी संख्या ऐसी है जो अंडर एम्प्लॉयड है, जिनकी जो काबिलियत होनी चाहिए थी उन्हें शायद उससे नीचे का जॉब करना पड़ता है। एक टीवी डिबेट आ रही थी, अब चैनल तो मैं कोट नहीं करना चाहूंगा, वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने एक बात कही अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, महंगाई पे, कि आप हर दूसरे दिन इसके ऊपर बहस क्यों करते हैं। कहने का मतलब ये था कि सरकार के सिलेबस में से महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट बाहर जा चुके हैं, इनके ऊपर चर्चा नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट पे चर्चा होने का अब समय नहीं बचा है, क्योंकि पार्लियामेंट कैसे चलती है वो आपको पता है। वही एक मंच था जहां पे चर्चाएं हो सकती थी, और वहां पे चर्चाएं नहीं होती हैं। जब इन दो मुद्दों के ऊपर चर्चाएं ही नहीं होंगी तो फिर आप एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करोगे। आप अगर बिहार में एक कहते हो कि 10 से 20 लाख का एम्प्लॉयमेंट देंगे, और वहां पे एक भी इंडस्ट्री जाने को अगर तैयार नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगा, ये मेरी भी समझ से बाहर है। या फिर अगर आप हिंदुस्तान में अब धीरे धीरे हम वर्क वीजा रूल में जा रहे हैं, मैं वर्क वीजा जानबूझ के शब्द यूज कर रहा हूं सर, जो हरियाणा में हो रहा है, अब झारखंड ने अनाउंस किया है, डीएमके ने तमिलनाडु में अनाउंस किया कि हम लोग 75% अपने लोगों को नौकरी देंगे। इट इज मोर लाइक ए वर्क वीजा, कि मैं अमेरिका जा रहा हूं, मेरे पास वर्क वीजा होगा तो मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन जा रहा हूं तो वर्क वीजा होगा। अब मुझे वर्क वीजा ढूंढना पड़ेगा हरियाणा में नौकरी करने के लिए। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आपकी कुछ बड़ी जो ट्रेड चैम्बर्स हैं, मैं नाम फिर ट्रेड चैम्बर का नहीं लूंगा, जो बड़े बड़े काफी इंडिया में 4-5 हैं, उन्होंने एक उम्मीद जताई थी, कुछ उनके प्रमुख आए हुए थे, कि हरियाणा की इस ट्रेड पॉलिसी के ऊपर, और जो उनके कमेंट्स भी आए कि जल्दी ये खत्म हो जाएगा और प्रधानमंत्री जी 3-4 दिन से ऊपर नहीं लेंगे। पर आज इस बात को बहुत दिन हो चुके हैं, और सरकारें कैसे काम करती हैं इसको आपसे बेहतर कौन जानता है, और हो सकता है मुझसे बेहतर भी कौन जानता है, मैं अभी अंदर रहा हूं उसके। आप भी तो रहे हैं, बिल्कुल। तो सरकारें जो कहती हैं और सरकारें जो करती हैं, उनमें एक जमीन आसमान का अंतर है। अब हम 2-3 सेक्टर में, छोटे छोटे सेक्टर में छोटी छोटी टिप्पणियां लेते हैं आपसे, जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जिसमें अब एक्सपोर्ट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, एक्सपेंडिचर है और डेट, ये 3-4 चीजें हैं। एक्सपोर्ट्स किसी भी कंट्री का एक बैकबोन होता है इकोनॉमी का, उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, देखा जाए तो आज की डेट में। भले भारत का अपना बहुत डोमेस्टिक कंजप्शन होगा, 130-35 करोड़ की आबादी है, लेकिन हम एक्सपोर्ट्स में शायद आज भी, अभी डेटा आ गए इस महीने अप्रैल से फरवरी के, $256 बिलियन के हैं, और अगले महीने के उसमें अगर मैं उसमें 25-26 और जोड़ दूंगा तो ले दे के 280 के आसपास हम लोग खत्म हो जाएंगे। हम 314-315 पे 2014 में थे जब मनमोहन सिंह जी गए थे। टारगेट था 2015 के अंदर फ्री, जो हमारी जो ट्रेड पॉलिसी आई थी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, $900 बिलियन का। हम फिर 300 पे खड़े हैं, इस साल 300 से भी नीचे हैं, वियतनाम भी ऊपर चला गया। सर, क्या इस पॉलिसी के साथ हम तरक्की कर पाएंगे? ये आपने एक सही मुद्दा लिया है कि एक्सपोर्ट जो है वो एक बैकबोन होता है, और मैं समझ रहा हूँ कि एक्सपोर्ट मोर देन अ बैकबोन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक्सपोर्ट का मतलब है कि ये चीज जो है वो दुनिया में आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं एक्सपोर्ट को ये मानता हूँ कि भाई आप ये चीज पूरी दुनिया में कम से कम दाम में, अच्छी से अच्छी क्वालिटी, कम से कम पीरियड में दे पाते हैं।
तो ये जो है वो अपने आप को जानने की बात है। और मैं समझ रहा हूँ वो जैसे केवाईसी बोलते हैं, नो योर कस्टमर, ऐसे एक्सपोर्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है केवाईएस, नो योर सेल्फ। आप में क्या क्या ऐसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और ये मैं यूनिवर्सिटी में जब जाता हूँ पढ़ाता हूँ, IIM जाता हूँ पढ़ाता हूँ, तो मैं हमेशा पूछता हूँ किसी इंडिविजुअल को कि देखिए दिनेश वोरा जी का यूनिक जी, और वो उनको देखना, मैं चीजें जानता हूँ, मैं लोगों से बात करना और एक जो फलक पे ये बात रखना जानता हूँ, तो वो अपनी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करते हैं जो कि दिनेश वोरा जी के अलावा कोई पूरे विश्व में उनसे बेहतर नहीं कर सकता। एक देश के तौर पे यदि हम ये नहीं पता कर सकते कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं, या ऐसी इनफ चीजें नहीं पता कर पाते हैं कि ये चीज में हमारे पास ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और इसलिए ये चीज दुनिया में हम सबसे बढ़िया करते हैं, वो आपको एक चीज हो तो भी चलेगा। स्विट्जरलैंड, बाकी के कई देशों के हमारे सामने एग्जाम्पल्स है जहां की वो लोग 2-3 ही चीज कर पाते हैं, बाकी सब चीज इंपोर्ट करते हैं। पर वो 2-3 चीज ऐसी करते हैं, या तो चॉकलेट ऐसी बनाते हैं, या घड़ी ऐसी बनाते हैं, या एजुकेशन ऐसा करता है, या बैंकिंग ऐसा करती है कि वो 3 चीज कर ले इंसान तो उनको और कोई चीज करने की जरूरत नहीं, बाकी सब चीज वो लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये 3 चीज है वो दुनिया में उनको एक ऐसा मकाम देती है जो कि और कोई देश उनसे छीन नहीं सकता। सही कहा आपने। हमारे देश में मैं समझ रहा हूँ कि मैं आपसे कभी इस मुद्दे पे बात करना चाहूंगा, और आप तो हमेशा कहते हैं कि ये 2-3 सेक्टर जो आपको लगता है कि इंडिया को उसमें काम करना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली हमारी कौन सी चीज है और वो छूटनी नहीं चाहिए। एपीआई में, फार्मास्यूटिकल में हम सब जानते हैं कि हमारा दबदबा था, हमारे PSUs एपीआई बनाने में काबिल थे, और एकदम चाइना आया, आईडीपीएल था, आईडीपीएल था, तो एकदम से चाइना आया, 25-30% दाम कम करने लगा, हमारे PSU बंद होने लगे और उन्होंने वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमसे छीन लिया, क्योंकि दे वेंट ऑन एन अग्रेसिव पॉलिसी कि भाई इसको मुझे यहाँ हराना है। जी, आपको भी सामने 2-3 चीज ऐसी करनी पड़ेगी जिसमें कि आज आप नंबर 1 नहीं है, पर आपको लगता है कि इसमें मैं दिनेश वोरा जी से अच्छा कर पाऊंगा, तो आप कर ले। मेरा कहना है ऐसी चीजें हम जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ऐसी स्ट्रेटेजी जब तक हम नहीं बनाएंगे, हम ये नहीं पता करेंगे कि भारत स्टैंड्स फॉर व्हाट, हम हिंदुस्तान में क्या ऐसा कर सकते हैं जो कि हमारे में ही है और कोई नहीं कर सकता, ये करके उसके प्रति फिर जुड़ जाना, लग जाना, कर लेना उसको। यदि आपने कोई थोड़ा सा कहीं उसकी बात को चख लिया, तो आपने कहीं कॉल सेंटर में या आपने कहीं कोई IT सेक्टर में थोड़ा काम किया, पर उसमें भी आप कितने लोअर एंड पे है और कितने हायर एंड पे है वो आपको खुद को पता है। तो आपको वो लोअर एंड से कैसे आप हायर एंड में जाए, इन्फोसिटी में हमारे पर मैन आवर का जो रेट है वो कैसे हम लोग बढ़ाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, जैसे कि आपने कहा PhD और नॉलेज में, पेटेंट में, उस सब में हम लोग कैसे आगे बढ़े, और यदि वो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एक अपनी ऐसी प्रतिभा क्रिएट कर पाएंगे जिसमें हमसे कोई भी देश कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। और ये जब तक नहीं करेंगे तब तक हम थोड़े से हाथ पैर मारते रहेंगे, हम बोलेंगे कि हम यहाँ करोड़ पहुंच जाएंगे, हम इतने बिलियन डॉलर कर लेंगे, पर वो करने का जो एक आप में जज्बा आना चाहिए वो तब आएगा जब आपको पता है कि मैं कर लूंगा एज अ कंट्री, व्हेन यू डू दैट। और उसके लिए पहले आपको, आप जैसे आप 2-3 प्रोडक्ट बोल रहे हैं, मेरे मन में 5-6 प्रोडक्ट है और 10 है, वो 15-25-100 प्रोडक्ट का हम लिस्ट बनाए, सर्विसेज का लिस्ट बनाए। हम लोग एक समझते हैं कि भाई हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में, जैसे हमारे अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल के डॉक्टर फेमस है नी रिप्लेसमेंट, उन्होंने पूरे विश्व से जब भी नी रिप्लेसमेंट अफ्रीका से कहीं से भी आएगा तो वो हमारे यहाँ अहमदाबाद में आ जाएगा, और वो उन्होंने फिर सर्विसेज साथ में, वीजा से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके आपके एयरपोर्ट से लेके व्यवस्था क्रिएट कर दी। तो एक का कोई आदमी नहीं है पूरे विश्व में, हम लोगों को हर एक को अपने देश के लिए ढूंढना है, और ये यदि ढूंढेंगे और जब इस पे लग जाएंगे तो सक्सेस अपने आप दौड़ती हुई आपके पीछे आ जाएगी, क्योंकि आप तो वो काम करना जानते हैं, इट इज बैक ऑफ योर हैंड। जैसे वो आपसे कौन छीन सकता है, जो कि आपकी कोर स्ट्रेंथ है वो आपसे कोई ले ही नहीं सकता। आप तो सक्सेस गुरु है सर, आप तो सक्सेस गुरु है, सक्सेस के ऊपर लगातार लिखते और बातें करते हैं सर।
लोगों को रिच बनाते, स्पिरिचुअली बनाते हैं। जी। काश की भारत सरकार भी आपकी बात समझ सकती है और वो क्या कहते हैं ना कि कुछ कोर कॉम्पिटेंसी वाले एरिया निकाल कर बाहर ले आती, कुछ मोती बाहर निकाल के ले आती, जिसके बिल्कुल। सारे भारत की नैया पार हो जाती। साहब मैं ये कह रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर को यदि आप क्रिकेट की जगह और कोई चीज पे लगा देते तो क्या होता? लता मंगेशकर को गाने की जगह आपने कहीं उनको बोल दिया होता कि भाई आपको घर में कुक करना है तो कैसे होता? तो आपको एक कहीं जो कोर कॉम्पिटेंस है, आपकी जो एक जबरदस्त प्रतिभा है, वो आप जब तक नहीं पहचानेंगे, उसको जब तक एनकरेज नहीं करेंगे, उसको आप बढ़ावा नहीं देंगे, उसको पूरे फलक पे नहीं रखेंगे, तब तक सफलता कैसे मिलेगी? ये तो दुनिया है और उसमें एक से एक 30 मार खा जैसे देश है। उसके साथ यदि आपको भिड़ना है, उसके साथ यदि आपको खड़े रहना है, तो जहां आप कोर कॉम्पिटेंस रखते हैं, वहां आप आगे करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको सफलता के लिए इतना जूझना नहीं पड़ेगा और आपको ये सही नंबर कहा, जो है वो दुगने नंबर पे आप पहुंच जाएंगे। सही कहा आपने। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर। जी। हमारा एक्सपेंडिचर, या ये कहा जाए आम जनता जो पैसे खर्च करती है, अब वो तो क्या कहते हैं कि दिसंबर के मुकाबले अभी आईआईपी के आंकड़े आए थे और डाउन हो गई है। सर, जब लोगों की जेब में पैसे नहीं होंगे तो खर्चा कहां से करेंगे? और एक सरकार का प्रीमाइसिस है, जब वो टैक्स लगाना शुरू करती है तो लगाती चली जाती है, चाहे पेट्रोल डीजल पे हो, एलपीजी पे हो। वो 850 का सिलेंडर नहीं खरीद सकते, गरीब लोग तो नहीं खरीद सकते, 4-5 हजार रुपये महीना कमाते हैं। जब तक गवर्नमेंट एक प्रीमाइस को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल नहीं देती है, तब तक कुछ होगा नहीं। और प्रीमाइस ये है कि सरकार ये कहती है कि सिर्फ मेरे पास ही पैसे नहीं है, लोगों के पास अथाह पैसे हैं। तो सरकार जब ये सोचना शुरू कर सकती है कि इनके पास पैसे हैं तो मैं इनसे ले लूं, या किसी भी और कारण से घुमा फिरा के इनसे वापस कर लूं, या उनकी बैंकों के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है, अगर 6% इन्फ्लेशन होता है तो मैं तो भी उनको 3% का ब्याज देके वो पैसे भी उनको फ्री में ले लूं या नेगेटिव रिटर्न में ले लूं। जब आप लोगों के साथ न्याय नहीं करते हैं और लोगों को ये समझते हैं कि तुम धन्ना सेठ हो और मैं तुमसे जो मर्जी ले लूं, सिर्फ मेरे पास ही पैसे नहीं है, तो ऐसे में फिर समाज के अंदर ना तो पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, ना खुशहाली बढ़ती है, ना समृद्धि बचती है। और आम इंसान हमेशा देखा जाए तो स्ट्रगलिंग मोड में रहता है। कोई भी तंत्र हो, लोकतंत्र हो या बाकी ऑटोक्रेसी हो या कोई भी आप ले लीजिए सिस्टम, अगर लोगों के पास जेब में जीवन यापन का पैसा नहीं है तो फिर इसका मतलब आपकी सारी स्कीम्स, सारी योजनाएं, सारी प्लानिंग किसी काम की नहीं। वही हो रहा है। 82 करोड़ लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, उनको 3 रुपए 2 किलो वाला अनाज दिया जा रहा है। और बाकी इस साल तो इनकम टैक्स के जो आंकड़े आए हैं कलेक्शन के, उन्होंने भी जाहिर कर दिया है कि हम ही गरीब नहीं हुए जो नीचे वाले थे, बल्कि जो 1 करोड़ से ऊपर वाले और 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में थे, वो भी 20-25% नीचे डाउन हो गए। टॉप कैटेगरी तो 28% डाउन हुई है, 50 लाख से 1 करोड़ 21% डाउन हुए। सर, कम पैसे होंगे तो टैक्स नहीं होगा, टैक्स नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? और हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? सब देखिए, जो आप बात कर रहे हैं वो एक विशियस साइकिल की है और ये विशियस साइकिल को हम लोगों का कहीं ना कहीं तोड़ना है। और क्योंकि आप कह रहे हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं है, टैक्स नहीं आएगा, सरकार के पास पैसे नहीं होंगे, सरकार भी फिर नहीं कर पाएगी कुछ काम। तो ये जो विशियस साइकिल है वो कई देशों ने तोड़ा हुआ है। ऐसा कैसे नहीं है कि तोड़ेगा? हम लोग, आप तो ऐसा मैनेजमेंट गुरु हैं सर, आप ही बताइए। मेरा कहना है कि देखिए 3 देशों के तो उदाहरण हमारे सामने हैं जो कि यही फेस कर रहे थे, साउथ कोरिया, चाइना और ताइवान। ये तीनों देश, फिर भी साउथ कोरिया और ताइवान हम लोग बोल रहे हैं कि वे थोड़े से छोटे देश हैं, हम लोग थोड़े से बड़े हैं, पर चाइना ने भी हमारे से अच्छा इसमें कर लिया। और हमारे, मेरे ख्याल से कहीं 40-50 साल पहले जाए तो चाइना हमारे से बराबर या कई एरियाज में हमारे से कम था। और उन्होंने फिर एक जो पॉलिसी की, और देखिए कुछ एक देशों में, एटलीस्ट साउथ कोरिया में तो ना के बराबर है, कोई पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम ही नहीं। वो लोग कह नहीं रहे थे कि हम लोग गरीबी हटाएंगे, वो लोग नहीं कह रहे थे कि हम गरीबों के लिए ये करेंगे। उन्होंने सिर्फ उनको एक अपॉर्चुनिटी दी। और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ भी गरीब है, किसी को अच्छा नहीं लगता है किसी से पैसा लेना, सरकार से हो दूसरे से हो। आप उनको क्यों इतनी ताकत नहीं देते हैं कि उनको कहीं पैसे ना लेने पड़े? आप उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं क्रिएट करके देते हैं ताकि वो अपना सर उठा के जी सके, अपना एक योगदान दे सके समाज में, और उससे जो एक अपना उपार्जन है वो करे धन का, और उससे समाज को भी फायदा हो और उनको भी फायदा हो। ये
आई फील दैट हम लोग इतने ही स्ट्रांग है एज इकोनॉमी और एज अ नेशन और एज अ समाज जितना हमारी वीकेस्ट लिंक स्ट्रांग है। तो मैं समझ रहा हूँ मेरे या दिनेश भाई के पैसे कमाने से या कंफर्टेबल होने से कुछ नहीं होता, जब तक हमारे यहाँ जो नीचे स्तर का आदमी है, जो नीचे से नीचे है, वो कितना स्ट्रांग हुआ है। अमेरिका का आज आप रिस्पेक्ट इसलिए करते हो क्योंकि उसमें जो गरीब से गरीब इंसान है वो जद्दोजहद नहीं फेस करते हैं जो कि हमारे गरीब करते हैं। तो एब्जेक्ट पॉवर्टी से चाइना करीब 20 साल पहले निकल गया, जो कि 50 साल पहले था, मोर और लेस। साउथ कोरिया सेम वे एब्जेक्ट पॉवर्टी से निकल गया, मतलब कि एटलीस्ट खाने पीने का और बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट उनकी अपने आप में वो करने लगे। वही ताइवान में हुआ और उन देशों ने वही किया था। उन्होंने ये नहीं किया था कि नरेगा करें, नरेगा का अपना एडवांटेज है और मैं समझ रहा हूँ कि अभी हमारे यहाँ जरूरी भी है उसको, पर ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। आप यदि किसी को देते हैं वो बराबर है नरेगा का, पर वरना आप उन लोगों को दीजिए जो कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। जैसे अमेरिका में आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी छूट गई, तो जब नौकरी आपकी छूटी है तो सरकार आपको पैसे देगी, पर ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है। पेचेक प्रोटेक्शन मिला आपको, हमें तो कुछ नहीं मिला। हमें वही मैं कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को एक तो वो दे हम जरूर कि भाई जब भी आपको दिक्कत हो तब हम आपके साथ रहेंगे, पर लाइफ टाइम आप किसी को देते रहे, वो आपके पास भी पैसे नहीं है। देखिए वो कोई भी पुअर देश के पास ये पैसे नहीं होते हैं, पर आपके पास विजन हो, आपके पास एक स्ट्रैटेजी हो कि कैसे निकालना है, क्योंकि आपको जो नीचे से नीचे का आदमी है उसको निकाल के ले आना। ही इज योर टीम मेंबर, ही इज योर वीकेस्ट लिंक। उसको जब तक स्ट्रेंथन नहीं करेंगे और वो जब तक 2 वक्त की रोटी सम्मान के साथ न खाए, किसी का दिया हुआ नहीं, अपना कमाया हुआ न खाए, तब तक हम लोग कैसे सो सकते हैं? क्योंकि तब तो हम कहाँ स्ट्रांग हो गए। तब हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने सिर्फ अपने आप को स्ट्रांग किया। हमने एक कोई बिलियनर्स कितने किए उससे ज्यादा, और अमेरिका में बिलियनर्स है, पर मैं समझ रहा हूँ, मैं उनको सलाम इस बात का करता हूँ कि बिलियनर्स की जगह उन्होंने एक जो अपना पुअरेस्ट ऑफ पुअर है उसका लेवल कहीं ऐसी जगह पे ले आए जहां की वो हर चीज के लिए मोहताज नहीं है, न सरकार पे न किसी पे, पूरी जिंदगी के लिए तो नहीं ही। हम लोग ये व्यवस्था क्रिएट करें कि हमारा जो सबसे छोटा भाई है, हमारे यहाँ जो सबसे कम कमा रहा है, उसको एक ऊपर के लेवल पे ले आए जहां की वो अपना सर उठा के जी सके, अपना कमाया हुआ खा सके, और उसके लिए हम लोग उसको मदद करें। और तब तक, जब तक कि उसको जिंदा रहना है, जब तक हम ये लेवल पे ले जाए, तब तक भले आप नरेगा करें और आप अर्बन एम्प्लॉयमेंट की भी व्यवस्था करें, और उसको रोजी रोटी चाहिए। आप उसको एज दे से कि आप उसको फिश देंगे तो एक दिन भला करेंगे उसका। इफ यू टीच हिम फिशिंग देन ही वुड सपोर्ट हिमसेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो कोई भी नहीं चाहता कि वो सरकार के अनुदान पे और उनके फेंके हुए पैसों पे जिए। मुझे सिर्फ उसको पैसा नहीं देना है, मुझे सिर्फ उसको रोटी और कपड़ा नहीं देना है, मुझे उसको सम्मान देना है, जहाँ की वो अपने सवेरे उठ के जब चेहरा देखे मिरर में तो वो गर्वान्वित महसूस करे कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो अपने आप पे खड़ा हूँ और मैं अपना खुद का कर लूँ। दूसरा और ये हो सकता है, देशों ने किया हुआ है, हम भी कर सकते हैं। तीसरा स्तंभ इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर का। अभी नीति आयोग के जो दूसरे मुखिया हैं राजीव कुमार जी, उनका कहना था कि अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो मैं आपको जॉब नहीं दे सकता। एक तरह से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ये सरकार तो कह नहीं पा रही है कि मैं जॉब नहीं दूंगी, तो नीति आयोग से कहलवा दिया है, और इसने मुझे काफी चौंकाया भी। अब प्राइवेट सेक्टर के मन में इतना संशय क्यों है भारत में इन्वेस्ट करने में? पिछले बहुत सालों से चला आ रहा है कि जितना मर्जी उनको कर ले, इंसेंटिव स्कीम दे दो, सरकार ने टैक्स में कटौतियां कर दी, कुछ 1.5 लाख करोड़ रुपए सैक्रिफाइस कर दिया उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स में, पर वो है घर से बाहर ही नहीं निकलते सर। वो तो ऐसा क्यों है? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को पैसे सूंघ लेना आता है, उनको अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी सूंघ लेना आती है। आप अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट करें। मैं समझ रहा हूँ कि आप एक थाली तो परोसे, वो लोग आ जाएंगे, और हम लोगों को एक ऐसी व्यवस्था तो क्रिएट करनी है जहाँ की इंडस्ट्री वाले को एक ऐसी जगह मिले जहाँ की वो परफॉर्म कर सके। मैं समझ रहा हूँ, आप उनको एक फलक दीजिए। वो एक भारत में मेरे ख्याल से एंटरप्राइजिंग लोग हैं, आप उनको यदि पकड़ के नहीं रखेंगे, उनके पैर की बेड़ियां खोल दीजिए। उनको धंधा करने में एक जो प्रोवर्बियल कहते हैं कि भाई धंधा करने में हमारे लोग धंधा करते हैं इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द।
इंसेंटिव की बात छोड़ दीजिए, आप उनके बीच में मत आइए, आप उनके रास्ते पे खड़े मत हो जाइए, आप उन पर टैक्स टेररिज्म मत करिए, आप उनको जो कर रहे हैं उसमें फैक्ट्री इंस्पेक्टर बाकी के 50 रूल्स और 50 कानून और 50 उनके आसपास ऐसी एक बेड़ियां रख देंगे कि वो काम ना कर पाए, तो कौन आएगा? कोई देखिए मरने के लिए तो आएगा नहीं कि इंडस्ट्री कराए और फिर आगे तकलीफ हो और फिर आप ना उनके साथ खड़े रहें। मेरे ख्याल से हम लोगों को सबको एक साहस को एनकरेज करने का वातावरण क्रिएट करना, हम लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है कि जहां प्राइवेट सेक्टर आके ब्लॉसम करे। और ये जब आप करेंगे, एक व्यवस्था करेंगे, तब आपको, मैं जब वाइब्रेंट गुजरात में बाहर जाता था लोगों को इनवाइट करने, तभी भी कहता था कि हमारी एक व्यवस्था यहाँ ऐसी हो जाएगी कि हम लोग यहाँ आपको इनवाइट करने आएंगे ही नहीं, आप यहाँ लाइन पे खड़े रहेंगे कि हम लोगों को इन्वेस्ट करना है यहाँ, क्योंकि यहाँ आपको पैसा दिख रहा है, यहाँ आपको अच्छी लाइफ दिख रही है, यहाँ आपको दिख रहा है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो हम लोगों को वो लोग सफल हो ऐसी एक व्यवस्था क्रिएट करनी है। हम लोगों को उनके पैर की बेड़िया नहीं बनना है, हम लोगों को उनके रास्ते में बाधा नहीं करनी है, हम लोगों को एक ऐसी व्यवस्था करनी है जहाँ की साहस करने वाले आगे आए और करे। और यदि साहस करते करते यदि कोई कहीं फेल हो गया तो हम उसका मतलब पीठ थपथपाएंगे कि भाई ठीक है, कोई तुमने अच्छा काम किया, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, वी आर देयर विथ यू। पर उनको एक व्यवस्था तो ऐसी दे, उनको एक साहस के लिए तो एनकरेज करे, वेयर फेलियर्स आर आल्सो वेलकम सो फार एज द इंटेंशंस आर गुड। अब दिनेश भाई ने कोई साहस किया और वो ठीक से नहीं कर पाए, साहस का काम क्या है, इंडस्ट्री का नाम क्या है, उसमें है कि फियर ऑफ रिस्क एंड फेलियर रहता है। उसके बावजूद एक इंसान आके अपने वक्त को, अपने सालों को, अपने जबी जहर को, अपने एक जो मन की परिस्थिति है उसको संभालते संभालते वो इंडस्ट्री लगाता है। और यदि फेल होता है उसमें, तो भी हम लोगों को उनको मदद करनी है। स्टार्टअप में मैं इन्वॉल्व हूँ, स्टार्टअप में फेलियर का रेट क्या है दिनेश भाई? 10 में से 8 स्टार्टअप फेल होते हैं, और फिर भी हम स्टार्टअप को सलाम करते हैं, क्योंकि वो 8 जब फेल होंगे तब दूसरी बार जब करेंगे स्टार्टअप, तो वो उनके फेल होने के चांसेस और कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर स्टार्टअप यंग लोग करते हैं, बिना अनुभव के करते हैं। तो आइडिया बहुत अच्छा है उनका, पर आप और मैं उनके हैंड होल्डिंग के लिए नहीं है, तो इसीलिए कहीं कहीं वो दे में फॉल, दे में फेल। उसको हम लोगों को एनकरेज करना है कि भाई फेल भी हुए कोई बात नहीं, तुमने एक अच्छी बात करी, तुमने एक कोशिश की, और ये कोशिश के लिए जो वो हरिवंश राय बच्चन जी का कहना है, वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो कोशिश करने वाले हैं, उनको मैं एनकरेज करना चाहता हूँ। मुद्दे बहुत हैं, डेट टू जीडीपी भी है और भी है, लेकिन समय की बाध्यता भी है और उसकी भी इज्जत करनी होती है। तो दर्शक मित्रों, जाने से पहले मैं एक छोटी सी आखिरी टिप्पणी, जो भी उनके मन में कोई विचार हो नयन जी के, वो कहें दर्शकों के लिए, और उसके बाद फिर मैं आपसे आज्ञा लूंगा। जी, कोई आखिरी टिप्पणी हो तो आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कहिए। मुद्दे तो मुझे लग रहा है आने वाले एपिसोड्स में उसके ऊपर बात करेंगे, तो अभी समय की बाध्यता है, तो थोड़ी सी आपकी भी कहीं आपको जरूरी जाना भी है, तो उसकी भी हम इज्जत करते हैं। कोई आखिरी टिप्पणी आप करना चाहें? जी, मुझे लग रहा है कि देश में संभावना बहुत है, और मैं समझ रहा हूँ कि हमारे एडवांटेज बहुत है। तो मैं कभी कभी दूसरी बार आपके साथ बैठूंगा तो हम इंडिया की और हमारी इकोनॉमी की स्वॉट एनालिसिस करेंगे। हमारे क्या मैनेजमेंट में जो पढ़ते हैं और जो पढ़ाते हैं, तो हम लोगों को एक स्वॉट एनालिसिस में बड़ा मजा आता है। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है, वो इंडियन इकोनॉमी की क्या है, और मेरे मन में ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के 3-4 मुद्दे हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि उस पर यदि हम लोग काम करेंगे तो एक जैसे इंसान को सफल होने में जो जो जरूरत पड़ती है और अपने आप को पहचानने की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही हमको भी अपने आप को पहचानने की जरूरत है। और इसमें मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा मात खा रहे हैं। हम लोगों को अपने बारे में कुछ एक ऐसे आइडियाज है जो कि शायद अपने आप को पहचानने वाले नहीं है, और मैं समझ रहा हूँ कि वही हमारा एक पहला ही जो कदम है वो गलत हो जा रहा है। हम लोग एक स्ट्रेटेजी बना के चले, हम लोग अपने आप को एज अ कंट्री क्या है वो पहचान के चले, और यदि जिस जिस में हम लोग ये करेंगे उसमें मेरे ख्याल से सफलता अपने आप आनी है। और इसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, जो नॉलेज शेयरिंग हो, एंड मैं आपको खास कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ की जो पॉलिसी मेकर्स है वो उसका एडवांटेज ले सकते हैं। आप ऐसे लोगों को लाते हैं जो कि बेझिझक आपसे बात करते हैं उनके स्वप्नों का भारत का, और आप तो ऐसे लोगों को लाते हैं जो कि खुद अपने में एक मिसाल है, जो कि खुद अपने में एक पावरफुल नॉलेज वाले लोग हैं।
एक वो जब मिसाल तो बताते हैं एक मिसाल तो मेरे सामने ही है अभी, जो हमारे साथ है इस समय। तो यहाँ पे लास्ट पे एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि अभी कुछ महीने पहले ये बात है, 2020 के प्रारंभ की, एक विकसित देश के मंत्री आए थे, ना तो मैं उस देश का नाम बताऊंगा ना मंत्री का नाम बताऊंगा। उन्होंने भी ये बात कही थी जो आपने कही थी कि भारत एक संभावनाओं का देश है। लेकिन जब प्राइवेट मीट हुई थी तो उन्होंने कहा कि मुझे ये शब्द सुनते सुनते 30 साल हो गए हैं। बोलता है, हाउ लॉन्ग यू विल रिमेन ए कंट्री ऑफ पोटेंशियल, व्हेन यू विल डिलीवर यू टेल मी, इफ यू डोंट डिलीवर and still remain a $2,000 per capita income economy, I'm sorry, I don't have any hope left in you. ये इतने टर्स कमेंट थे सर जो प्राइवेट में कहे गए थे उनके द्वारा, मैं शॉक में आ गया। शायद कहीं ना कहीं हमें भी आईना देख लेना चाहिए कि हम हमेशा बात तो करते हैं सर, आप तो मैनेजमेंट गुरु हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, संभावनाओं की बात हमेशा करते हैं, पर संभावनाएं कभी टेंजिबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होती हैं सर, नहीं हो पा रही हैं। पर फिर भी उम्मीद कायम है। उसी उम्मीद पे आप भी जिंदा हैं, मैं भी जिंदा हूं। हिंदुस्तान जिंदा है, हिंदुस्तान जिंदा था, हिंदुस्तान जिंदा है, हिंदुस्तान हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि लोग जिंदा है, लोगों की स्पिरिट जिंदा है। एक बिल्कुल आखिरी टिप्पणी आपसे, आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने आपको रोक दिया था बीच में। नहीं, इसी में एक वो जो आपने कहा कि हम लोग इतनी बार फेल हो रहे हैं और इतनी बार हमारी संभावनाएं हैं वो हाथ से हमारे निकल जा रही है, उसी में जो हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है उसकी चंद पंक्ति आपसे शेयर करना चाहूंगा। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न अखरता है, कोशिश किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं समझ रहा हूँ कि हम 100 बार फिसले हैं, पर फिर भी हम लोगों को और मुझे और आपको अपने आप को एक उत्साह में रखना है, सिनिसिज्म को नहीं सेट होने देना है। और आप तो खैर इसके एक मतलब जिंदे सबूत है कि आप ये करते रहते हैं, हर 2 दिन पे, हर 3 दिन पे ये आप कर रहे हैं, इसीलिए मुझे लग रहा है कि उम्मीद है। ये उम्मीद नहीं होती तो शायद आप मेरे से आज बात नहीं करते। आप हर हफ्ते 2-4 जो लोगों को बुला के बात करते हैं, उसमें मैं ऑप्टिमिज्म देख रहा हूँ कि यदि आप ऑप्टिमिस्ट नहीं होते, यदि आपने आशा छोड़ दी होती, यदि आप संभावनाओं को नहीं देखते होते, तो आप ये नहीं करते। तो आप तो इंस्पिरेशन है हमारे सबके लिए और देश के लिए कि भाई उम्मीद जिंदा है, क्योंकि दिनेश भाई अभी भी बात कर रहे हैं और वो कहीं एक इंडिया में ऐसा फ्यूचर देख रहे हैं जो आज हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं, पर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बातें बहुत सारी हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में नयन भाई को हम फिर से आमंत्रित करेंगे, क्योंकि आज समय की बाध्यता है। तो उन मुद्दों पर विस्तार से फिर ये आएंगे, फिर उनके ऊपर रोशनी डालेंगे, हम लोगों का ज्ञान दर्शन करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे। और इन जैसे मैनेजमेंट गुरु और खास तौर से अर्थशास्त्री जब हमारे शो पर आते हैं तो हमारा शो गौरवान्वित हो जाता है, हमारा मंच गौरवान्वित हो जाता है, हमें गौरव का हम गौरवशाली महसूस करते हैं। दर्शक मित्रों, अब लेंगे आपसे आज्ञा और नयन जी का हम हाथ जोड़कर करेंगे धन्यवाद कि वो हमारे इस मंच पर आए, हमारे चैनल पर आए, लोगों के सामने बहुत खूबसूरत और बहुत ही उपयोगी बातें कही, अच्छे मुद्दों के ऊपर रोशनी डाली, हमें भी ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत जल्दी हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नए मुद्दे पर, नए विद्वान के साथ। बहुत जल्दी इंतजार कीजिएगा, हमें दीजिएगा आज्ञा। शुक्रिया,